हेलो टू ऑल ऑफ यू। एम्स 2019 के प्रीवियस ईयर के वो पार्ट 1 मैंने बना दिया था। उसमें 7 क्वेश्चन ही आए थे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेस कम था, इस वजह से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 ही कवर हुआ था। ठीक है, तो आगे ये पार्ट सेकंड में बना रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे सारे एम्स के आपने देखो एम्स के सॉल्व किए होंगे, एम्स के नीट के सॉल्व किए होंगे, बट एज चैप्टर वाइज सॉल्व किया है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसे बनाने के लिए कि पूरा एक पेपर का रहेगा तो पूरा कंप्लीट कवर रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बस देखो वीडियो देखो। ठीक है, उसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पे पॉज कर दो, पॉज करके सॉल्व कर लो। पहले सॉल्व करो, देखो जो ऑप्शन है तो ऑप्शन सॉल्व आंसर तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, फिर प्ले कर लो, देख लो। अगर हो जा रहा है तो आगे वीडियो फॉरवर्ड करो, फिर से और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पेन और कॉपी लेके सॉल्व कर दो, सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके सोल्यूशन देख लो आगे, फिर ऐसे करके और एक बार मैथ का तो सोल्यूशन देखो। रीजन इसका ये है कि देखो मैं केवल ये नहीं कि कौन सा ऑप्शन है दिया हुआ है, ठीक है, कि ये तुरंत ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि आप रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, तो रिवीजन में भी क्या आएगा, हेल्प रहेगा। ठीक है, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा जो कि नहीं देखा होगा, नया भी हो सकता है, तो उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो केवल सोल्यूशन नहीं रहेगा, उस सोल्यूशन से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है कुछ है तो उसमें भी वो भी क्या करेंगे, हम बताएंगे, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब देखो तो पेन और वो लेके बैठो, पेन कॉपी लेके, कि ताकि क्वेश्चन है तो पहले आप सॉल्व करो, फिर देख के आगे सोल्यूशन को देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है या एक बार देखो जिससे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से क्लियर है, होता है कि आधा अधूरा रहता है, तो हाँ ये ऑप्शन आ रहा है लेकिन एकदम क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, तो उसको देखो और सॉल्व करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट बना अगर सही रहेगा सब कुछ तो बनाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया हुआ, ये एक कंपाउंड है, एक रिंग बना हुआ है, डबल बॉन्ड है, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें रिएक्शन कराना, पहले स्टेप में H2O दिया हुआ है, दूसरे स्टेप में एक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, और यहाँ पे सॉल्वेंट दिया हुआ है। सॉल्वेंट मान सकते हो जैसे ET3N इथाइल है, ट्राइथाइलेमीन है। ठीक है, और क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले पहचानने की कोशिश करो कि इसमें रिएक्शन कौन सा होगा। H2O से रिएक्शन कराएंगे पहले स्टेप में, तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो याद करो। इसमें देखो क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन लगा हुआ तो अटैक कहाँ पे होगा। ठीक है, पहले रिएक्शन कौन सा होगा, ये H2O बताए थे, H2O CH3OH PHOH, ये सब क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। हीटिंग इफेक्ट दिया नहीं हुआ और वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन कौन सा होगा, SN1। मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 होगा। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में पहले क्या होता है कि कार्बोकैटायन क्या होता है, बनता है। ठीक है, पहले क्या होता है, कार्बोकैटायन पहले स्टेप में कोई जो भी निकलने वाला कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन जो स्टेबल बनेगा उस पे क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आके नेक्स्ट टाइम पे ऐड होगा। ठीक है, अब देखो कि इन तीनों क्लोरीन में से कौन सा क्लोरीन रिमूव होकर कार्बोकैटायन बनेगा, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। सोचो अगर ये वाला क्लोरीन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर कॉन्जुगेशन मिलेगा। अगर ये वाला क्लोरीन निकलता है तो ये sp क्या हो जाएगा, sp2 ऑलरेडी है, sp2 कार्बन पहले से है, अब उस पर पॉजिटिव आएगा तो sp हो जाएगा, तो वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो बीच वाले कार्बन को अगर इस क्लोरीन को निकालते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला क्लोरीन क्या होगा, पहले स्टेप में रिमूव होगा, अब यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और H2O पे क्या हो जाएगा, जो H2O है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब H2O से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे तो क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O अटैक किया, H2O अटैक करता है तो क्या है, यहाँ पे इस तरह से आता है,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, इसे H ले लेगा तो किसमें चला जाएगा, OH में, और H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पहले तो OH आ गया, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, H प्लस चला जाएगा, क्लोरीन, OH और क्लोरीन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कराना है, एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में ऐसे ही। तो एनहाइड्राइड से रिएक्शन देखो, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा। यहाँ पे OH के पास क्या है, लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, और एक एसिटाइल देखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, एसिटाइल, ये क्या होता है, CH3COO तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें करेगा, यहाँ से O माइनस जाएगा, O माइनस रिवर्स आके क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, और CH3CO यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या करेगा, H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, O आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, यहाँ पे O आके क्या हो गया, और COCH3 लग गया, और यहाँ पे तो क्लोरीन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सोचो कि बाकी ऑप्शंस में देखें क्या क्या है, कि इसमें देखो दो OCH3 है, तो ये जानो कि ऐसा नहीं है कि H2O का टाइप होता है, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, दो एक टाइम पे H2O का टाइप किसी एक ही प्लेस पे होगा, दूसरी बार नहीं होगा, मतलब एक साथ दोनों पे अटैक नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं रिमूव हो सकते हैं। तो अगर दोनों पे OH हो जाता तब ये ऑप्शन आता, तो ये होगा नहीं, ठीक है। इसमें देखो एक OH यहाँ बनाएगा, वो CH3, अगर दोनों पे OH आ जाएगा तो एसिटाइलेशन एक ही का थोड़े ना होगा, तो फिर तो दोनों का ही होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों पे OH आएगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे देखो इस वाले क्लोरीन पे कार्बोकैटायन नहीं बनाया है, कौन सा क्लोरीन पे, यहाँ पे अगर क्लोरीन पे अगर OH आएगा, वहां एसिटाइलेशन होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा कंफर्म है कि आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर देखते हैं, ठीक है। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिंग दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का डबल बॉन्ड लगाया है, 1 2 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, NH2CH2, ये रीजन दिया और प्रोडक्ट पूछा गया है, ये ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं। फिर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाना है, पहले तो ये जो रीजन दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में देखो कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी, पहले ये पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है, कि NH2 है, OH है, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, तो ये है न्यूक्लियोफाइल। कौन से न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वीक ही न्यूक्लियोफाइल होंगे, क्योंकि अगर निगेटिव चार्ज वाला होता है, या फिर एल्कली मेटल के साथ OH, NH2, इस के जैसे NaNH2 दिया रहा है, KNH2 दिया रहा है, KOH दिया रहा है, NaOH दिया रहा है, तो ये सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और ये सब जिनमें न्यूट्रल लोन पेयर इस तरह का प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं, PHOH, NHOH, ROH, ये क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, हीटिंग इफेक्ट नहीं, तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN1 फिर से होगा, और SN1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। चलो इधर लिखते हैं, NH2 CH2 OH। अब देखो वीक नहीं होते, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो दोनों में से अटैक कौन सा करेगा, या दोनों एक साथ करेगा, तो देखो मॉलिक्यूलरिटी में, केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि जब भी क्या होगा कि टकराने के, ऐसा नहीं कि दो पार्टिकल दो साथ एक साथ टकराए, चार के मॉलिक्यूलरिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब एक इनमें से न्यूक्लियोफाइल और एक ही प्लेस पे कहीं न कहीं वो अटैक करेगा। फिर से जब एक बार अटैक हो जाए तो फिर और बाद में फिर दूसरी बार अटैक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार में क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, ठीक है, दोनों पे अटैक हो जाता है, किसी एक पे। तो दोनों में से पहले ये देख लेते हैं कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, और इनमें से तीनों क्लोरीन में से सबसे ज्यादा जाने की टेंडेंसी किसकी है, SN1 होने की टेंडेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा SN1 होने की टेंडेंसी किसकी है, इसकी है कि ये क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो यहाँ पे अटैक होगा। और NH2OH में तो तुम्हें पता है कि ज्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो
लोन पेयर देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन का कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है या ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इसके देने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि ये तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तो अब क्या होगा, NH2 अटैक, पहले तो Cl यहाँ से निकलता है, SN1 मैकेनिज्म, SN1 होता है, तो SN1 क्या होता है, 2 स्टेप में Cl के लिए कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन पे यहाँ पे NH2 अटैक करेगा, और NH2 अटैक करेगा तो वो क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन प्लस, तो वो हाइड्रोजन से क्या ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और देखो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पे NH आ जाएगा, CH2 OH, यहाँ पे क्लोरीन। एक स्टेप समझ में आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे एक और न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल अगर बाहर रहता तो उसके अटैक होने के चांसेस अभी कम रहते, कि हमेशा बार बार यही अटैक करता है। लेकिन अब इंट्रामॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल में, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो दोनों क्लोरीन में फिर से SN1 मैकेनिज्म हो सकता है। अब SN1 होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, इस वाले क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन जाएगा, ये वाला क्लोरीन, तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला क्लोरीन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि sp3 कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये sp2 पे, यहाँ जो पॉजिटिव आएगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लोरीन चला जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH पे अटैक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, NH CH2 OH आएगा, OH अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चल जाएगा, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है। इसमें देखो पहले OH का अटैक करा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें दोनों जो O है, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे दोनों NH है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ये। तो बस तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या जानना था, मैकेनिज्म है SN1 है, और कौन न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन पहले अटैक करेगा, कौन बाद में अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि असर्शन क्या है कि ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। ग्लूकोज क्या करता है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। तो पहले तो देखो 2,4-DNP टेस्ट आ गया, ठीक है, और ये 2,4-DNP टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन क्या देते हैं, 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ग्लूकोज नहीं देता है। देखो एल्डिहाइड कीटोन किस तरह देते हैं, जैसे मान लो CH3COOH है, और 2,4-DNP टेस्ट में कौन सा यूज करते हैं, NH2, यहाँ से पीएच था, 2,4-DNP टेस्ट, यहाँ पे नाइट्रो था, NO2, ठीक है। 2,4-DNP, यहाँ से क्या होता था कि ये O और इसका H2O, यहाँ से H2O रिमूव हो जाता था। ये इस तरह से रिमूव नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से होता है, और एक कॉम्प्लेक्स बनता था जिसमें कलर डिफरेंट आता था, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, तो उसका मिक्सर आता था। तो या कोई एक आ सकता है, तो वो टेस्ट तो क्या बोलेंगे, 2,4-DNP टेस्ट देगा। तो ये कंपाउंड क्या है, 2,4 पे नाइट्रो और फेनिल हाइड्रोजन होता है, 2,4-DNP होता है, और यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन केवल टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अब तो ये आ गया, तो कह रहे हैं कि ग्लूकोज नहीं देता है। तो ग्लूकोज क्यों नहीं देता है, क्योंकि ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है, उसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, CHO तो है ही है, इसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देता। क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वहां पे एल्डिहाइड के फॉर्म में रहता नहीं है 2,4-DNP, इसलिए ये टेस्ट देता नहीं था। एसर्शन तो करेक्ट है,
असर्शन क्या है, करेक्ट है कि ग्लूकोज क्या होता है 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। और क्यों नहीं देता है, रीजन क्या कह रहा है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। तो सही है कि साइक्लिक हेमी एसिटल के फॉर्म में रहता है, तो वो क्या करता है, इस वजह से वो टेस्ट नहीं देता। अब देखो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, साइक्लिक हेमी एसिटल। तो पहले इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बताया था मैंने, क्या करना होता है कि ये इस कार्बन का ये वाला कार्बन क्या था, एरोमेरिक कार्बन था। स्टार्ट कहां से करना था, यहां से करना था, CH2OH H OH H OH H OH H, और एक ऊपर या नीचे अल्फा और बीटा। अगर बीटा रहेगा तो OH ऊपर आएगा, अल्फा रहेगा तो OH क्या होगा, नीचे आएगा। तो ठीक है, लिख लेते हैं OH H। ठीक है, ये ग्लूकोज है। इसको हेमी एसिटल फॉर्म क्यों बोलते हैं, तो इसमें 4 टर्म आते हैं, पहले चारों को समझ लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि एसिटल की जगह एक आता है हेमी एसिटल एंड एसिटल। इन दोनों में क्या होता है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एसिटल कहां से आएगा, एल्डिहाइड से आएगा। तो एल्डिहाइड के लिए एक साइड क्या होता है, R होता है और एक साइड H होता है। दोनों में क्या होगा, एक साइड R एक साइड H। एसिटल एल्डिहाइड से आएगा तो RCH। ठीक है, हेमी एसिटल कब बोलेंगे, जब इससे एक वाला ग्रुप OH और एक OR जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक OH और एक OR, तो हेमी एसिटल, क्योंकि एक ही OR है, नाम दिया गया है। ठीक है, एसिटल के लिए क्या करेंगे, OR यहाँ पे OR डबल डैश, जो भी हो, सेम भी हो सकता है डिफरेंट। तो दोनों में क्या होगा, OR होगा। समझ में आ गया, ये एल्डिहाइड हो गया तो एसिटल, एक OH एक OR है तो हेमी, और OR है तो एसिटल बोलेंगे। ठीक है, एक और टर्म यूज होता है कीटल का। ठीक है, कीटल बोलते हैं, और हेमी कीटल और कीटल। ठीक है, इन्हीं की तरह से है। तो कीटल कहां से आता है, कीटोन से आता है। ठीक है, तो कीटोन के लिए दोनों साइड में R होना चाहिए, RC चलो R डैश R डबल डैश या R ले लो, कुछ भी ले लो, एक इधर होना चाहिए। अब हेमी दिया हुआ तो एक साइड क्या होगा, OH एक साइड OR। हेमी कीटल है तो RCOR डैश कीटोन हो गया, और एक साइड OH एक साइड OR, तो क्या हो गया, हेमी कीटल। कीटल के लिए ये तो रहेगा ही रहेगा, R डैश R डबल डैश, ये तो कीटल हो गया। अब इधर दोनों साइड में क्या रहेगा, OR डैश OR डबल डैश, है जो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो R एक साइड R लिख लेते हैं, ट्रिपल लगा देते हैं, चारों। तो ये क्या हो जाएगा, कीटल हो जाएगा, ये हेमी कीटल हो जाएगा, ये एसिटल हो गया, ये हेमी एसिटल हो गया। तो ये क्या है, ग्लूकोज क्या है, साइक्लिक हेमी एसिटल के फॉर्म में होते हैं। हेमी एसिटल देखते हैं कैसे होगा, इस वाले कार्बन को देखो, यही वाला कार्बन क्या था, कीटो ग्रुप था, यहां से अटैक करता है ये वाला था। ये वाला कार्बन का होता है, एरोमेरिक कार्बन होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन R और S दोनों हो सकता है। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो, ये वाला ग्रुप कौन सा है, R है, ये वाला कौन सा हो जाएगा इस कार्बन पे, H। ठीक है, R और H मिल गया। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में OH, और ये हो गया OR डैश। तो ये वाला कार्बन क्या होगा, यहाँ से हेमी एसिटल बन रहा है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए क्या बोलते हैं, साइक्लिक हेमी एसिटल। तो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। ठीक है, करेक्ट है। और रीजन भी ये है कि यहाँ पे क्या है, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म में है, इसलिए क्या ग्लूकोज ग्रुप को DNP टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो असर्शन रीजन के 4 ऑप्शन जो होते हैं वो पता ही है। ठीक है, पहला क्या होता है, एक फर्स्ट करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तीसरा क्या होता है, असर्शन करेक्ट होता है, रीजन इनकरेक्ट होता है, और चौथा होता है दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे तो दोनों करेक्ट भी है, और रीजन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर कौन सा दे देंगे, ये आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये असर्शन रीजन का है। असर्शन कह रहा है कि फिनॉल रिएक्ट विथ CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NH टू फॉर्म मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मतलब फिनॉल की क्या हो रहा है,
मतलब फिनॉल CH3 से क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेथॉक्सी बेंजीन बनता है। वो CH3 मेथॉक्सी हो गया, मेथॉक्सी बेंजीन बनता है, ये कह रहा है। तो देखो करेक्ट है या नहीं। देखो होगा क्या कि NaOH के प्रेजेंस में रहेगा तो NaOH क्या करेगा, बेस है तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन लेते जाएगा, क्या बन जाएगा, O माइनस Na प्लस फिनॉक्साइड आयन हो जाएगा। ठीक है, सोचो ये रिएक्शन कौन सा है, CH3 से यहाँ पे इसका अटैक हुआ, वो CH3 तो रिएक्शन कौन सा है, ये कौन सा है, देखो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड में क्या हो सकता है, SN1 SN2 हो सकता है। अब ये देखो कौन सा है, 0 डिग्री है, 3 डिग्री में क्या होता है, SN1 फास्ट होता है, 2 डिग्री में दोनों होते हैं, 1 डिग्री और 0 डिग्री में कौन ज्यादा फास्ट होता है, बिना हीटिंग के कौन फास्ट होता है, SN2 की रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2 होगा। और SN2 के लिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, वो क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर केवल फिनॉल रहता है तो वो क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल रहता है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2 होगा। और SN1 मैकेनिज्म होना बहुत क्या है, टफ है। इसमें 3 डिग्री रहता है तो आसानी से SN1 मैकेनिज्म, तो यहाँ पे क्या NaOH के प्रेजेंस में NaOH क्या करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को लेते जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन तो फिनॉक्साइड है ना, अब ये क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन इस पे अटैक करेगा और इसको SN2 मैकेनिज्म से वो COCH3 बना देगा। तो फिनॉल रिएक्ट हुई, तो ये करेक्ट है। ठीक है, असर्शन क्या है, करेक्ट है। कह रहा है कि फिनॉक्साइड आयन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फिनॉल, ये भी करेक्ट है। फिनॉल में क्या वो ये क्या है, न्यूट्रल न्यूट्रल है, कोई नेगेटिव चार्ज है, और फिनॉक्साइड आयन हो गया, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसी भी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए मैकेनिज्म क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है, SN2 हो रहा है तो ये प्रोडक्ट है। तो रीजन भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फिनॉक्साइड है, तभी क्या हो रहा है, NaOH के प्रेजेंस में फिनॉक्साइड बनता होगा, फिर वो अटैक करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में भी आंसर क्या देंगे, ये दोनों करेक्ट है और एक दूसरे के, इसका रीजन क्या है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या कह रहा है, असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन कह रहा है कि ब्रोमो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH टू फॉर्म अल्फा एथॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ब्रोमो एसिटिक एसिड क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड ये होता है, तो यहाँ पे लगा दो Br, ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो एसिटिक एसिड हो जाएगा। इसके रिएक्शन किससे करा रहे हैं, कंसंट्रेट NaOH से, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या कह रहा है, अल्फा एथॉक्सी एसिटिक एसिड बनेगा। अल्फा एथॉक्सी मतलब CH2 पे वो CH3 लगा देता है, एथॉक्सी कह रहा है ना, अल्फा एथॉक्सी, तो C2H5 COH ये बनेगा। तो ये तो बनेगा नहीं तुम्हारा, होगा क्या कि NaOH कंसंट्रेट है, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका H+ लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ब्रोमीन तो यहाँ से रिमूव होगा नहीं ऐसे आसानी से। ठीक है, कि ब्रोमीन हटके और C2H5 वो C2H5 है, तो ये ऐसा कोई प्रोडक्ट केवल डायरेक्ट NaOH से रिएक्शन कराने से ऐसा फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो गलत है, और जब ये गलत है तो रीजन तो गलत होगा, इट इज एन SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म है नहीं, जैसे कि Br निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है कि पहले जो होता है एसिडिक H+ सॉरी जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे अगर Br जाता तो कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, C2H5OH का होता न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे अटैक होता था, यहाँ से जाता तो बन सकता था। उसके भी चांसेस कम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे क्या लगेगा, -m लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल ही होगा। तो SN1 मैकेनिज्म भी नहीं होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों गलत होता है तो आंसर कौन सा होता है, फोर्थ होता है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें क्या कह रहा है, चैप्टर को केमिकल बॉन्डिंग का है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ लोन पेयर, जो लोन पेयर होना चाहिए एट सेंट्रल एटम कितना होना चाहिए, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ लोन पेयर, इनमें से कितने कंपाउंड में जो लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे वो 0 है, ठीक है। वो नंबर बताना है कि 2 है, 3 है, 4 है, या ऐसे कितने कंपाउंड इसमें 0 है जिनमें लोन पेयर क्या है, 0 है, ठीक है। तो सबका ये कैसे कर सकते हो, बीएससी पीआर थ्योरी से, ठीक है, बीएससी पीआर थ्योरी से। इसमें पढ़े तो नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर निकालने के लिए कि स्टेरिक नंबर निकालो, उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कंसीडर कर लो। तो लोन पेयर फाइंड आउट कर लेंगे कि लोन पेयर कितना है। अगर लोन पेयर 0 है तो वही तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर क्या है, 0 है। तो एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो XeO3 का देखते हैं। अगर XeO3 का बनाना होगा तो क्या होगा, इसमें बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 into 2 क्या करेंगे, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर हो जाएगा, एक क्या हो गया, लोन पेयर इसमें प्रेजेंट होगा XeO3 में। बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा कि 3 ऑक्सीजन है, और लोन पेयर 1 हो जाएगा। तो हमें तो 0 लोन पेयर वाला कंसीडर करना है, तो ये नहीं होगा, इसमें 0 लोन पेयर नहीं है। XeO2F2 का देखते हैं, XeO2F2, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर कंसीडर करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन कितने 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और कितना ऑक्सीजन है 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना, और फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, -2, तो कितने बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर हो जाएगा। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, एक लोन पेयर हो जाएगा। तो इसमें भी ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। XeO4 देखते हैं, XeO4 में क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर तो 4 है, लोन पेयर निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, 0, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 के 4 कितने 8 इलेक्ट्रॉन तो रिक्वायर्ड होंगे, और जेनॉन के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के 8 यूज होता है। जेनॉन पे जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो एक तो जेनॉन हो गया, ठीक है। XeO3F2 देखते हैं, XeO3F2, तो इसमें बॉन्ड पेयर देखेंगे तो कितना आएगा, 5। बॉन्ड पेयर से मतलब नहीं, लोन पेयर देखो, लोन पेयर से जेनॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, और 2 फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, तो जिसके लोन पेयर कितना बचेगा, 0, तो ये भी आंसर हो जाएगा। 2 होगा जिसमें 0 लोन पेयर है। इसके बारे में देखते हैं, BaXeF2, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, Ba2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे अगर एक्सटेंड करें तो Ba पे कितना चार्ज होता है, +2, तो इसको ब्रेक करेंगे तो किसमें आ जाएगा, Ba2XeF4 को ब्रेक करेंगे तो किसमें जाएगा, 2Ba+2, और XeF4 पे कितना आएगा, 4-, ठीक है। तो अभी देखो सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेंट्रल एटम में तो 8 इलेक्ट्रॉन। पहले बॉन्ड पेयर देख लो, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। लोन पेयर के बारे में सोचते हैं, तो जेनॉन पे क्या है, 4- है, तो पहले तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 माइनस और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 8, 4, 12 हो जाएंगे। बॉन्ड कितने बना रहा है, 4 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, तो अभी उसमें क्या होगा, 4 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट होगा इसमें इतना ज्यादा, ठीक है। तो 0 तो नहीं है एटलीस्ट, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो XeO2, XeF4 और XeO3F2 में क्या होगा, वो लोन पेयर क्या होंगे, 0 होंगे, तो ऐसे कितने कंपाउंड है, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
ईएमएफ के ई सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेल दिया हुआ है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जो आयन है उनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और ई नॉट ऑफ सेल दे दिया है, कितना दिया हुआ, 4 वोल्ट दे दिया हुआ। तो ईएमएफ बताना है, ठीक है। तो पहले देखो, जो ई सेल होता है, ई सेल जो हमें कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.59 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या होता है एन, जितने इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कट हो रहे होते हैं, उतने क्या होता है, एन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, लॉग क्यू होता है, जो भी रिएक्शन कोसेंट रहेगा। तो पहले तो देख लेते हैं, क्यू लिखते हैं, क्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, मान लो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो M1 से किसमें जा रहा है, M1 + 2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा होगा, M2 + 2 किसमें जा रहा होगा, M2 में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये आ जाएगा M2 + 2 M2 M1 + 2, ये फाइनल सेल रिएक्शन आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है, 2, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोसेंट Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनका कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बाई क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। तो M1 + 2 डिवाइडेड M2, इनका कंसंट्रेशन रख देंगे। चलो अब फाइनली इस सेल की वैल्यू निकालते हैं। इस सेल की वैल्यू कितना है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो 4 यहाँ पे रख देंगे, माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ एन जो होता है वो कौन सा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं, 2 हो गए। लॉग M1 का कंसंट्रेशन कितना दिया, 10⁻², और ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, 0.001 करेंगे तो 10⁻⁴, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻², ठीक है। ठीक है, तो इससे की वैल्यू कितना हो गया, 4 माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके 0.06 लिख सकते हैं। 0.06 इसके 2 को डिवाइड करें तो 0.03 हो जाएगा, और लॉग 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा, और 2 का इधर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्या +2, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, लॉग 10 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0.06 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा तो, और 0.6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.94 वोल्ट। तो इससे की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.94 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा था, ये फॉर्मूला था, रिएक्शन लिखो, एन की वैल्यू ई नॉट सेल दिया था, क्यू की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड बताना, मतलब टी बताना है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट है, तो अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शंस के लिए क्या है, इक्वेशंस पता है, ठीक है। 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, CA0 - CA = KT होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln CA0 डिवाइडेड CA = क्या होता है, KC होता है। सेकंड ऑर्डर के लिए 1/CA - 1/CA0 = KT होता है। तो इस तरह से nth ऑर्डर के लिए भी निकाले थे लोग। तो फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया गया, इसके लिए टाइम पीरियड निकालना है रिएक्शन। और क्या कह रहा है, रिएक्शन कंप्लीटेड 2/3, 2/3 पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, K की वैल्यू दिया हुआ है, रिएक्शन कांस्टेंट K की वैल्यू दिया हुआ है, रिएक्शन कांस्टेंट सॉरी रेट कांस्टेंट की वैल्यू K दिया हुआ है। तो टाइम बताना है, देखो ऑप्शन में, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होता है, ln CA0 - CA = क्या होता है, KT होता है। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना होता है CA क्या होता है और CA0 क्या होता है। तो CA0 क्या होता है, इनिशियल होता है, कि इनिशियल कितना अमाउंट है, कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। और CA क्या है, CA होता है कि T टाइम पे कितना बचा हुआ है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, कितना रिएक्ट हो गया, रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया, 2/3 कंप्लीट हो गया। हमें रखना क्या होता है, कितना बचा हुआ है,
यही ध्यान रखना है कि सी ए क्या होता है, कितना बचा हुआ वो रखना होता है। तो रखते हैं वैल्यू, तो एल एन क्या लिखेंगे, एल एन सी ए नॉट रहने देते हैं। 2/3 कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 1/3 क्या होगा, रिमेनिंग होगा। रिमेनिंग कितना होगा 1/3 किसका, इनिशियल का, तो 1/3 सी ए नॉट यहाँ पे लिख देंगे। सी ए की जगह पे क्या हो जाएगा 1/3 सी ए नॉट इक्वल टू के, और टी हमें से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करना है, तो टी को इधर लेकर देते हैं। एल एम सी ए नॉट से सी ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल, 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू, और के को नीचे लेता है 1/k एल एम 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4.3 इंटू 10 पावर -4, मतलब के की वैल्यू डिवाइड में तो क्या लेगा 4.3 इंटू 10 पावर -4। ln 3 है तो ln 3 को डायरेक्ट क्या है लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 2.303 लॉग 3 हो जाएगा। लॉग 3 की वैल्यू कितना होता है 0.4771। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्योंकि रेट कांस्टेंट किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया, सेकंड इनवर्स में दिया हुआ था, तो ये किस में आ जाएगा सेकंड में आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा ये 2.5 इंटू 10 पावर 3, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसका है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर का है, सॉल्यूशन चैप्टर का। क्या कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH3 एंड CH2Cl, इनका दोनों का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है PA0 और PB0 दिया हुआ है। कितना कितना 200 एंड क्या दिया हुआ है 41.518 दिया हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आप देखो और क्या दिया हुआ वेट ऑफ CH3 और CH2Cl। देखो दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो कौन सा है, दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है यानी दोनों वोलेटाइल है। ठीक है, देखो राउल्ट्स लॉ में 2 केस पड़ा था, एक तो इसमें क्या था एक वोलेटाइल था एक वोलेटाइल नहीं था, और एक केस था क्या था जिसमें दोनों वोलेटाइल थे। तो इसमें कौन सा दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है यानी कि दोनों के दोनों क्या है वोलेटाइल है। दोनों का वेट कितना दिया हुआ है, एक का वेट दिया हुआ 119 ग्राम, 11.9 ग्राम, और इसका दिया हुआ 17 ग्राम। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो इनका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। ठीक, तो एक कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, पी टोटल इक्वल टू क्या होता था PA0 XA प्लस PB0 XB। यहाँ सिंपल लगा देंगे तो भी आ जाएगा। इनका वेट दिया हुआ CH3 का, इसका वेट CH2Cl2 का, दोनों का क्या दिया वेट दिया हुआ, तो वेट से क्या निकाल सकते हैं मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ CH3 कितना हो जाएगा 11.9 ग्राम दिया हुआ है। इसका CH3 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कितना आएगा 119, कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 109, तो मोल कितना आ गया 0.1। मोल ऑफ CH2Cl2 निकालो, तो ये कितना दिया हुआ 17 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास देखो कितना, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 85, तो ये कितना आ जाएगा 0.2। तो CH3 का मोल 0.1, इसका मोल कितना आ गया 0.2, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x ऑफ CH3 कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड 0.3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा x ऑफ CH2Cl2 0.2 डिवाइडेड 0.3 कर देंगे। मोल फ्रैक्शन आ गया दोनों का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पी टोटल की जगह पे। पी टोटल PA0 कितना दिया हुआ है 200, इसका मोल फ्रैक्शन 1/3, पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, प्लस PB0 कितना दिया 41.5, और यहाँ से XB कितना आ जाएगा 2/3 से यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन क्या हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ठीक है, किसका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। ठीक है, इफ n इक्वल टू 2 फॉर He प्लस आयन, He प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है, उसी के लिए बात किया जाए। n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट के लिए। देन फाइंड आउट द वेवलेंथ, क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ बताना है तो, और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, He प्लस में n इक्वल टू 2 में क्या होगा, ये दो न्यूक्लियस के सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, इसका क्या बताना है। जैसे ये मूव कर रहा है तो कोई भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़े करो, कोई भी पार्टिकल यदि किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर वेवलेंथ आएगा। तो वो लेमडा बताना है कि लेमडा कितना होगा। तो इसके लिए जो लेमडा का फॉर्मूला था वो क्या था, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी था। ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो लेमडा कैलकुलेट कर रहा है, एच तो पता होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी यदि पता चल जाए, तो वेलोसिटी कुछ दिया नहीं हुआ है तो सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं लोग। एक तो दूसरा तरीका होता है रिलेट करने का, एक तो बी की वैल्यू निकाल लो, n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, He प्लस आयन के लिए उसके लिए वेलोसिटी रख दो, h m ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब वैल्यू पुट कर दो तो कैलकुलेट हो जाएगा। या एक तरीका और है कि क्या करो, एक इक्वेशन इसको ले लो और एक n इक्वल टू 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, एम बी आर इक्वल टू क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई होता है। तो यहां से एम बी आर, n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो 2h अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और एम बी एच अपॉन एम बी को क्या लिख सकते हैं, लेमडा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई एच अपॉन एम बी। एच अपॉन एम बी को क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं। तो आर इंटू पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा। तो अब n इक्वल टू 2 के लिए क्या निकालो, रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए जो रेडियस होगा वही क्या हो जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या पड़ेगा, 0.0529 n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड इंटू पाई हो जाएगा। यहाँ पे ये आंसर होगा 0.0529 n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। हीलियम है तो हीलियम के लिए क्या आता है 2 होता है, और इंटू पाई, तो यहाँ से 2 से 2 कटे तो 2 पाई आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू इतना दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम होता है ना, 0.529 और पाई की वैल्यू कितना 3.14। आगे किस में आ रहा है, ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 3.3। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.3। तो देखो इस तरह क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली तो मेरे समझ में नहीं आएगा कि कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करें बी की वैल्यू। बट एक बार लेमडा इक्वल टू क्या निकाला, एच अपन एम बी। दूसरा एक और इक्वेशन यूज कर लो, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई। वहां से दोनों को रिलेट कर देते हैं, रिलेट करके वहां से वैल्यू पुट कर दोगे तो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है।